आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इस्तीफों की सियासत या इस्तीफों में सियासत, और अगर जमात इस्लामी विकेट के दोनों तरफ तो शेख रशीद अहमद विकेट के किस तरफ खेल रहे हैं, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से न्यूज बीट में। हमें स्टेटस को नहीं तब्दीली चाहिए। तंग आ गए हैं हम इस वीआईपी कल्चर से। लूट लिया है इन हुक्मरानों ने इस मुल्क को। ना पानी है, ना बिजली है, ना नौकरी है और ना ही सिक्योरिटी। यहाँ सब करप्ट हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जो अवाम के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। लोग सैलाब और कहर से मरे जा रहे हैं और ये लीडर हेलीकॉप्टर्स पर सवार बस एक नजर डालकर तस्वीरें बनाकर चलते बनते हैं। क्या इसी पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी थी? क्या यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? इस मुल्क में कहीं कानून की हुक्मरानी नहीं है। हर जगह लूट मार मची हुई है। गुल्लू बटों का राज है। किसी को कानून का पास नहीं। मैं एहतजाज करूंगा, हम एहतजाज करेंगे। इस जाली धानली ज़दा पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। सिविल नाफरमानी करेंगे। बिल नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, शहर बंद कर देंगे, पहिया जाम करेंगे। अब नवाज शरीफ को, नवाज जरदारी को गठजोड़ का हिसाब देना होगा। सबको जवाब देना होगा, सबका एहतसाब होगा। कोई नहीं बचेगा। खानदानी सियासत नहीं चलेगी। बस वक्त करीब है। जुनूनियों का जुनून जोरों पर है। नया पाकिस्तान बनने ही वाला है। तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है। ये वो बातें हैं जो 14 अगस्त से हम कभी शारे दस्तूर पर मौजूद कंटेनर से सुनते हैं और कभी किसी शहर के तारीखी जलसे में। लेकिन इतने दिनों में ना तो हिसाब की, ना ही जवाब की और ना ही एहतसाब की कोई उम्मीद नजर आ रही है। धरने भी चल रहे हैं, जलसे भी चल रहे हैं और खानदानी सियासत भी चल रही है। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये धांधली ज़दा खानदानी सियासत की मारी हुई जाली पार्लियामेंट धरनों के शौक से निकल चुकी है। सवाल यह है कि इस सूरत हाल में शेख रशीद अहमद की पेशन गोइयों का क्या होगा? ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी नहीं हुई तो क्या हुआ? अभी 2014 मियां नवाज शरीफ पर भारी होगा होने वाली पेशनगोई पूरा होने में 2 माह यानी 60 दिन पड़े हैं। क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या नवाज शरीफ 30 नवंबर का वार भी सह जाएंगे या अब गेम कप्तान के हाथ में आने वाली है? इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मौजूद होंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और बात ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से पहले शुरू कर लेते हैं। आप लोग इस्तीफे देने नहीं चाह रहे या वो इस्तीफे लेने नहीं चाह रहे? देखें, मैं इमरान खान की हद तक जानता हूँ। इमरान खान इस्तीफा देना चाहता है। वो इस असम्बली में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर देखा जाए तो मुमकिन है उसके 40-41 दिन भी पूरे हो चुके होंगे। ठीक, अगर आप इस्तीफा कह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं तो फिर ये इनफरादी और इज्तिमाई ये क्या? एक्चुअली नून लीग ये चाहती है या स्पीकर साहब ये चाहते हैं, क्योंकि अब स्पीकर साहब का और इमरान खान का पर्सनल भी हो गया। दोनों ने एक जगह से इलेक्शन लड़ा है और वो धांधली वाला इलेक्शन है और उसमें अब शक भी कोई नहीं है। एक हिस्से से शक वाजे हो गया और दूसरा हिस्सा मेरा ख्याल है 7 तारीख को है। ठीक। सो एज फार एज इमरान खान आई नो, और सब लोगों ने वहां पेश होके ये बता दिया है कि वो इमरान खान के इस फैसले के साथ है। लेकिन एक बात है ना, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन को बुलाकर बात की जाए तो शायद कुछ लोग इस पार्टी को छोड़ दें। और अयाज सादिक की आपने बात की, वो कह रहे हैं हुजूम किसी एक शख्स की मर्जी का तयन कैसे कर सकता है? देखें, हुजूम नहीं है ये 25, 28, 30 आदमी उसके दफ्तर में गए हैं और क्या चाहिए? कोई नकानामे पे दस्तखत चाहिए उसको, 2 गवाह चाहिए साथ। एक्चुअली सारे लोगों का इस्तीफा हो चुका है, होना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूं कि असेंबली के अंदर भी बहुत सारी मैं तब्दीली देख रहा हूं। मैं नून लीग के अंदर बड़ी तब्दीली देख रहा हूं। मैं इस पर इस वक्त तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि खान साहब ये ना समझें कि मेरी राय कोई डिफरेंट हो रही है। मैं ये समझता हूं
कि इस असेंबली की इतनी बेतौकीरी होगी। आज खुद धरना दे रहे हैं। इमरान खान ने जो धरना शुरू किया, आज वो पीपल्स पार्टी ने भी दिया, एएनपी ने भी दिया, जमात धरना डी चौक से कितना फासला जी, 200 गज का फासला डी चौक और पार्लियामेंट के बाहर। धरना तो शुरू हो गए हैं ना। वो तो हो गया, लेकिन नून लीग की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, वो जो खोसा साहब की आप बात कर रहे हैं, वो इधर कौमी असेंबली में नहीं है, वो तो पंजाब में है। और दूसरी बात ये कि जब इतने पंजाब उनका लैलन ग्राड है, पंजाब उनका लैलन ग्राड है। ये देखें, उनकी सिंध में कोई दिलचस्पी नहीं, पार्टी से क्या हाल है, बलूचिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, केपीके में वो बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है। उन्होंने पूरे का पूरा जो टोकरा पंजाब पे रखा, किसी और जगह उन्होंने मेहनत ही नहीं की। आप ये देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने सारी मेहनत पंजाब पे की। और ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि इस मुल्क में 2 तिहाई अक्सरियत वाला वजीर आजम जो है, ठीक है, वो पंजाब की अक्सरियत के बलबूते पर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने भी इस्तीफों का जिक्र किया ना, तो वो जावेद हाशमी साहब का भी तो तरीकाकार था ना कि इस्तीफा देने का, तो उसको क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? सब आ जाएं, दे दें इस्तीफा एक साथ। देखें, गुजारिश ये है, जावेद हाशमी ने वो पार्टी छोड़ दी, ठीक है। जावेद हाशमी साहब ने जब इमरान खान ने कहा हमारे और उनके रास्ते जुदा हो गए, उनका केस डिफरेंट हो गया। तरीकेकार की तो बात कर रहे हैं, तरीकेकार आप जैसे मर्जी ले लें। देखिए, सब लोग पहुंचे हैं, अगर ना पहुंचे होते तो तब है। और मैं ये अर्ज करूं कि इस्तीफा देना कोई आसान काम नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। वोट लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर आप कैसे देंगे जब लोगों ने आपको मुंतखब करके पार्लियामेंट में पहुंचाया? ठीक बात है, अगर ये एक अलग बात है। देखिए, मैं इमरान खान की राय की मुखालफत में बात नहीं कर सकता प्रोग्राम में, मेरी इखलाकी सूरत हाल के खिलाफ है। पार्टी के मेंबरशिप बनने के बाद किसी बंदे का इस्तीफा देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात। आप इसके हक में नहीं है, इसका मतलब? नहीं, मैं हूं या नहीं, इसको छोड़ दें। आपका इस्तीफे के बारे में तो मुत्तफिका राय है, और क्यों है शेख साहब कि आप इस्तीफा देने का सोचे, आपकी सोच से पहले मंजूर? भाई, वो तो खुद कह रहे हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम कहता है शेख रशीद इस्तीफा क्यों नहीं देता, 2 दफा कह चुका है। इसहाक डार साहब कहते हैं, हर वजीर कह रहा है। उनको पता है कि इस मुल्क में अगर रूल एंड प्रोसीजर को कोई आदमी पार्लियामेंट को समझता है तो शेख रशीद है। उनको ये समझ है कि जिस दिन इसको लूज बॉल मिल गई, इसने खेल देनी है। आप इनके सीने पे मूंग डलते रहेंगे। देखिए, मैं पिछली दफा जब मैंने इनको कहा, पहले मैंने कहा खान साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए। इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उनके साथ मेरी बेड पे बात हुई जब वो बीमार थे। ठीक। फिर एमक्यूएम ने मुझे कहा कि आप बन जाए। खान साहब वाज विद मी। उस वक्त पार्टी की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आज सारी पार्टी मेरे साथ खड़ी है कि शेख रशीद बने। इल्ताफ भाई ने खुद मुझे फोन किया कि हमारी वोटें आपके साथ हैं। मैं नहीं बनना चाहता। मैं नहीं देख रहा कि अब इस मुल्क में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बड़ा इशू है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैं आपके प्रोग्राम में कह के जाना चाहता हूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दूसरे शायद इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ना, वो एमकेएम ने खुर्शीद शाह साहब के हवाले से जो दरखास्त दी है, उसका बैकग्राउंड यही है कि जो शेख रशीद हैं उनको ऑपोजिशन लीडर बनना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि इसका उनकी मेहरबानी है, अल्ताफ भाई की भी मेहरबानी है। राब्ता भी हुआ है आपका? हाँ, उन्होंने मुझे फोन भी किया है। खुद मैंने जब खान साहब से बात की, खान साहब ने कहा अल्ताफ भाई से खुद बात करें आप। मैंने खुद बात की, उन्होंने कहा आपको देंगे सारी वोटें। मेरी कमिटमेंट। सूरत में होगा ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह रहे हैं इस्तीफे दे दो, ये बात ये और पीटीआई देगी तो आप बनेंगे ना। सही बात ऑपोजिशन लीडर। असल मसला कैसे बनेंगे? देखिए ना, ऐसे मौके पे जब मैं ये बात चलाता हूं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इमरान खान की थ्योरी के खिलाफ काम कर रहा हूं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं। अब आप असल बात समझ गई हैं आप जी। देखें ना, आपने असल जगह पे हाथ रख दिया है। असल बात यह है कि ये वक्त जो है वोट मांगने का नहीं है, वोटें छोड़ने का। बिल्कुल ठीक, ये मसला बिल्कुल है। लेकिन अब एमकेएम की बात की तो फिर एमकेएम पे एक और बात भी पूछ लूंगी। एमकेएम की सियासत क्या है? अब ये सूबे की बात करें, नहीं आप इसलिए चूंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मुझे एमकेएम की सियासत में देखिए, जहां एमकेएम गलत होती है उसको कहता हूं आप गलत हैं। मेरी ख्वाहिश है कि एमकेएम आवाम की सियासत करे, ख्वास की सियासत ना करे। इतना बड़ा मैं जुमला बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि जिस गली चौकी महल्ले चौक चौराहे की वो सियासत करती आई है, ये मेरी सोच है कि उनका लिंक होना चाहिए कैंडिडेट्स का आवाम के साथ। लेकिन जब वो ख्वास की सियासत में चली जाती है, हुक्मरानी की हवस जो है उनकी मासेस की सियासत को नुकसान पहुंचाती है। फिर उनका वक्ती उबाल है और टाइम के साथ आप समझ रहे हैं कोई डील या बातचीत। इमरान खान तो यही कहता है कि बाद में ये फिर उधर चले जाएंगे। मैं उन्हें कहता हूं नहीं यार, मेरे साथ इल्ताफ हुसैन जब कहे तो वो पहरा देता है। उन्होंने कहा नहीं शेख रशीद, मैं सम टाइम आई फील, जब मेरी बात भी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी सियासत में ये आया कि एमकेएम का मैं तबसरा करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आती 10-15 दिन बाद। लेकिन अब इशरतुल्लाबाद को मैंने एक टिकट पढ़ा है कि भाई फारग है, जीरो है हमारे पास। एक दफा पहले भी इशरत हुसैन दुबई चला गया, मैं उसे मिलने गया तो बाद में उसका इस्तकबाल किया इन्होंने बुलवा के। तो इसका मतलब है वहां भी यकसानियत और क्या कहते हैं
एक लाइन और लेंथ नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं, कभी सिंध 1 की बात, कभी सिंध 2 की बात, कभी महाजिर, कभी नए सिंधी की बात, कभी 10 साल हुकूमत की बात। तो वही मैं पूछना चाहती थी, सियासत क्या है? पीटीआई जा रही है सिंध में, क्या MQM पीपल्स पार्टी दोनों को कोई खतरा है? इस पे वन लाइनर दें, फिर दोबारा इस्तीफों पे चलेंगे। देखिए मैं समझता हूं अभी तो सबसे बड़ी बात नवाज शरीफ गो, जो मैंने एक नारा लगाया फैसलाबाद में, और जो किसी को डिप्रेशन भी हो तो हकीम उसको कहता है ये नारा लगाया कर। इमरान खान कहते हैं ब्लड प्रेशर कम हो जाता है मेरा, सही हो जाता है इस नारे से। हर सारी कौम का ये हाल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए दिल की आवाज है, मतलब ये अवाम की आवाज। अच्छा शेख साहब, एक बात, अभी जो इस्तीफों की बात हो रही, देखिए इबाम है, आपने देखा ANP के रहनुमा जाहिद खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना तहरीक इंसाफ इस्तीफे देगी, ना स्पीकर इस्तीफे कबूल करेगा, ये इसी तनख्वाह पे काम चलता है। देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये तो ये कहेंगे कि ये इस्तीफे दें, एक नया सूबे में नया मसला खड़ा हो, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। देखें ना, बाज जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो फजलुर रहमान ये कहेगा कि ये इस्तीफे दें, जायद कहेगा ये इस्तीफे दें, ताकि नए ट्रायल से गुजरें, वो फिर उन्होंने हिस्सा भी नहीं लेना। इन लोगों को थोड़ा बहुत मौका मिल जाए। मैं नहीं समझता इमरान खान के इस्तीफों के बाद इस असेंबली की इतनी बेतौकीरी हो जाएगी कि ये इलेक्शन और करीब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जाहिद खान ने तो इस पूरे ड्रामे के हिदायतकार का नाम भी बता दिया, सिराजुल हक, लेकिन यहाँ पर आवाम कंफ्यूज हो गई है। कंफ्यूजन ये, लोग तो समझते थे कि ये इस कश्ती के नाखुदा आप हैं, लेकिन ये नाम तो सिराजुल हक का ले लिया उन्होंने। मुझे नहीं मालूम, सिराजुल हक साहब काबिल एहतराम है, एक पार्टी के सरबराह हैं, और कल परसों इमरान खान ने उनको दो टोक जवाब भी दिया है। हालांकि मैं वहीं बैठा था, मैंने मुदाखलत नहीं की, लेकिन मैंने अपना, मेरी सोच थी कि कोई ज़रूरत नहीं है सिराजुल हक साहब के बारे में ये बात कहने की। ठीक, डरते क्यों हैं ये सब आपसे इतना? बला वजह, कोई वजह नहीं है इसकी। कोई वजह नहीं। कहते हैं इन तमाम चीज़ों के जो मास्टरमाइंड हैं, यही कहते हैं, कहा जाता है वो आप हैं। देखिए मुझे ऐसे ही लोगों ने फुटबॉल बना दिया, जो FIR दर्ज होती है सबका नाम हकीकी लिखा जाता है, मेरा आगे लिख देते हैं मास्टरमाइंड इन ब्रैकेट। जैसे ये सारा मैं ही पीछे से मैं अजीब प्रॉब्लम में हूँ। आप मशहूर ही बहुत हैं। क्या खाक में मशहूर हूँ कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, जहाज पे बैठे कनाडा जाता हूँ और अमेरिकन मिस्टर जेफरी जो है वहां से फोन करता है कि इसको उतारो। सुपर पावर के लिए मैं खतरा हूँ। आप अंदाजा करें, इतनी बड़ी सुपर पावर जो 42 मुल्कों के साथ लगती है, वो जहाज को नहीं उठने देती इस्लामाबाद से, कहते हैं इसको नीचे उतारो। और इंडिया के करीब करीब कहीं श्रीलंका भी जाऊं तो और दूसरी तंजीमें मेरे पे नजर रखती हैं, ये इधर क्या करने आया, ये बांग्लादेश फिर कुछ भी नहीं आया, ये बांग्लादेश क्या करने आया, मेरे पीछे होटलों पे बंदे लगा देते हैं। श्रीलंका जाऊं वहां मेरे पीछे बंदे लगे, अगर भूटान ऐसी मैं करीबी जगहों पे भी जाऊं हिंदुस्तान की तो मेरे पीछे एजेंसियां कुछ तो होगा जिसकी पर्देदारी है। अभी आपने सिराजुल हक साहब की बात की, इमरान खान कहते हैं कि जमात इस्लामी अपनी पोजीशन को वाजे करे, कहां खड़ी है, विकेट के दोनों तरफ नहीं खेला जाता। अच्छा एक बात, शेख साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान का ये बयान गलत फहमी पर मबनी है। मैं 2 पॉइंट्स हैं, जरा इस पर अपनी राय देते हैं। क्या वाकई आप समझते हैं कि जमात इस्लामी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, और इमरान खान को आप बेहतर जानते हैं, क्या वाकई इमरान खान को? देखिए इमरान खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो बड़े दिनों से ऐसे बयानात पढ़ रहा था। लियाकत, मेरे दोस्त हैं लियाकत बलोच साहब, उनका भी एक बयान आया पिछले दिनों अखबारों में छपा, उसकी तरदीद आनी चाहिए थी, लेकिन ये पार्टी का मसला है, इसलिए आप शाह महमूद के बयान को अहमियत। आपने कहा इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या फिर वो तन्हा हो रहे हैं इस वक्त? सारी बहुत बड़ी मेजॉरिटी उसके साथ आ रही है, लोगों को अंदाजा नहीं है, लोगों को अंदाजा नहीं है। तन्हाई ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके साथ आ जाएं और ANP आ जाए और ये आ जाएं, ये खत्म हो गई स्टोरियां। One man is fighting with all the 2 नंबर फोर्सेस, नंबर 2 फोर्सेस। जमात इस्लामी भी करीब नहीं आ रही है अब तो। जमात इस्लामी करीब है, करीब ही रहेगी। मैं देखे ना, हर पार्टी को शौक है कि उसकी, देखें हर आदमी पहले अपनी वैल्यू बनाता है। विकेट के दोनों तरफ है तो फिर किसकी जानिब से रन बना रही है शेख रशीद साहब? जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से? देखें मैं इस बात का हामी हूं इमरान खान साहब की कि इस जिरगे विरगे की ना कोई हैसियत है, ना इसको कोई सुन रहा है। खुद रहमान मलक ने मुझे कई दफा फोन किए, मैंने नहीं उठाए, मुझे पता है वो क्या कहेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड लाइव कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि रहमान मलक ने जिरगा, मैंने कहा यार छोड़ो जिरगा विरगा, क्या जिरगा है, चोर और चौकीदार में क्या जिरगा है। बेईमान और ईमानदार लोगों ने सताए हुए, पिसे हुए, मरे हुए, देखे ना, ये तो अभी तक कह रहे हैं जिंदा है जी, भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा है, बेनजीर जिंदा है, अभी तक जिंदा है जी, शाह नवाज जिंदा है जी, जिंदा है, मुर्तजा जिंदा है जी, ये सारे इनके जिंदे हैं। मर तो हम गए हैं जी, जिंदा ही मर गए हैं, हमें मुर्दा लिखे आगे इन ब्रैकेट। 18 करोड़ मुर्दे, 18 करोड़ बेजान जानवर, इकोनॉमिकल एनिमल। मसला हल कौन करेगा फिर? और ये जमात देखिए कोशिश ये करें कि अवाम मसला हल कर लें, मसला हल होके रहेगा। कोशिश करें ये अवाम मसला हल कर ले। ये धरनों को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना नलायक वजीर नवाज शरीफ साहब के,
कि 5,000 आदमी है, दो, मैं कहता हूं एक आदमी है, अगर इमरान खान कंटेनर पर खड़ा है तो रोज कौम उसको सुन रही है। अच्छा, अगर नहीं, कब तक सुनेगी कौम? जब तक अपने मकसद देखें। इमरान खान की दो बातें मैंने 80 दिन में पसंद की हैं, बाकी तो सियासी बातें जी। एक बात उसने कहा कि हारता वो है जो शिकस्त मानता है। व्हाट अ सेंटेंस। ठीक, अच्छे फिक्रे मेरी कमजोरी। और एक फिक्रा मैं बार बार कहता हूं उसको, बल्कि मैं कई दफा अपनी स्पीच में कहता हूं कि गधों ने लकीरें मारकर अपने आप को ज़ेबरा बना लिया। ये जो 8-10 गधे हैं और उनके 3 गधे बचे हैं, ये ज़ेबरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हैं कि हम कहते हैं यार, हमें जिस एंगल से देखते हैं। सो दो फिक्रे इमरान खान के वंडरफुल सेंटेंस। नंबर 1, हारता वो है जो शिकस्त मानता है। दूसरा ये कि गधों ने लकीरें लगा के अपने आप को ज़ेबरा बना लिया। वो सारी बातें ठीक है, ऑन ग्राउंड तो दिन ब दिन हुकूमत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हुकूमत हमेशा ही मजबूत होती है, हुकूमत की लुक हमेशा मजबूत होती है, लेकिन जब गिरती है ना तो साथ वाले को आवाज नहीं आती कि ये गिर गई। तो कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था शेख साहब, आपको भी पता है, लेकिन अब फिर लग रही है मजबूत। एक फेल गवर्नमेंट जिसने खोंचा मारा, जेब तराश, सियासी जेब तराश, सियासी में कह रहा हूं, ये ना को पिक पॉकेट जो 7 अरब रुपया लोगों की जेब से निकालें बगैर बताए। अगर यूरोप में होता तो इतनी जूतियां पड़ती इस प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ। लोग हर गुजरता हुआ इस प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे या थूक के गुजरता या हारन बजा के गुजरता कि यार हमारे 7 अरब रुपया, 70 अरब रुपए तक इनको आईपीपी से ये मिले हुए हैं। वक्त साबित करेगा, कौम मेरी ये रिकॉर्डिंग को महफूज रखे, जो 480 बिलियन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें भी 25 से 35% मुझे शक है बगैर ऑडिट के 25 से, क्योंकि पिछली हुकूमत मुझे कहती है कि हमें ये 25% देते थे आईपीपी वाले, ये मंशा और दूसरे दाऊद रजा की हमें 25% अंडर दी टेबल देते थे। आप असेंबली के मेंबर है, वहां जाके ये इशू उठाए ना। मैं तो उठाता हूं, मैं तो इतना तंग हूं, इस असेंबली की सूरत हाल में। आप देखें मुझे तो इस असेंबली में फुटबॉल, मैं अपनी अल्लाह की दी हुई हिम्मत से इस असेंबली में बैठा हूं। सादिक साहब कहते हैं बजट का जब बहस हो रही थी ना, मैंने शेख रशीद को 4 दफा मौका दिया, वो खड़े हुए वही टमाटर और आलू की बातें शुरू कर दी। दोबारा मौका दिया, फिर आलू टमाटर की बातें शुरू कर दी। तीसरी दफा भी वही, चौथी दफा मैंने कहा आप वही बात करें, कुछ नई बात करें, तो शायद आपने कहा मैं बैठ जाऊं, उन्होंने कहा आप बैठ जाएं। तो गुजारिश ये है, मैं तो गरीब आदमी का, मैं तो 12 चीजों का नाम लेता रहूंगा, घी, तेल, साबुन, सियासत ही इसी पे। देखे ना, ये जो लोग नहीं करते, मैं तो कोई बुर्जुआ क्लास का तर्जमान नहीं हूं जी। मेरी तो अपनी बरादरी नवाज शरीफ के साथ थी, शेख बरादरी। इस दफा मैंने तो डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, तेल, इनके वोट लेकर। कभी आपने सुना कि कबूतरबाजों का कन्वेंशन हुआ? मैंने सिलेक्शन में कबूतरबाजों का भी कन्वेंशन किया, नाइयों को खाना दिया, धोबियों को शहर में, क्योंकि मेरी क्लास ये है जो मुझे वोट देती है। ठीक, देखना हर आदमी, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो मैं कहता जी एसआरओ सीधा करो जी, ठीक किया 480 और जेब तराशी करो इस कौम की, 70 अरब रुपया दो डालो इनके बिलों में। उन्हें टमाटर, आलू, घी, शक्कर की बात नहीं अच्छी लगी ना आपके मुंह से, आवाम आदमी की जाहिर है ये आवाज। देखिए मैं सिर्फ यही बात नहीं करता, मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह से मैं डरता हूं। इस मुल्क की असेंबली की तरफ देखने वाले भी बड़े सादा लोग हैं। जिस मुल्क में क्वेश्चन आवर जो है, क्वेश्चन सबसे कीमती होता है, वो भी औरतों से सरकारी पार्टी लिखवा के डालती है। मैं समझता हूं अय्याज सादक साहब का दौर पिछले किसी भी स्पीकर से गया गुजरा दौर है, बड़ी माजरत के साथ। मेरा ख्याल था एक जेंटलमैन आदमी है, वो तो देखता है कि निसार की तरफ देखता है और दूसरों की तरफ देखता है। प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो वैसे ही ठुस बैठा होता है। मैंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कहा कि अगर मुझे नहीं बोलने दिए इस ऐवान में कोई नहीं बोलेगा। आप सुनेंगे अनकरीब कि इस असेंबली में, इस असेंबली की जो हालत जार है, आप मुझे बताएं, जिस असेंबली में ख्वातीन को सरकार सवाल करके दे, एडजर्नमेंट मोशनें उनकी लगे, 16 महीने हो गए, असेंबली के अंदर करप्शन है, इस डिस्पेंसरी के अंदर करोड़ रुपए की करप्शन है, ऑडिट नहीं हुआ अभी तक स्पीकर साहब से। क्या के मैं थक गया हूं। पार्लियामेंट के बाद ये भी कहा ना कि ये पार्लियामेंट हराम है। नहीं, हराम नहीं कहा, हलाल, हराम हलाल। कुछ प्रोग्रामों में इस तरह की बात हुई है कि शेख रशीद साहब ने पार्लियामेंट के बाहर ये अल्फाज भी पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल किए। डिबेटिंग क्लब कहता हूं अगर है तो। अब मसला ये है कि इस मुल्क में जो भी कोई गाली दे, बिलो रानी क्या कह दिया है कि मेरे से जान ही नहीं छूट रही। ये कहां से आती हैं आपके जहन में ये बातें? लेकिन अपने बच्चों को ये बांटते हैं, नलायक नकम्मे। मैंने कहा बिल्लो रानी तो एक बात मैंने की है, मैं मानता हूं। और जो भुट्टो ने कहा आलू असगर खान को, जो खान कयूम को कहा डबल बैरल, जो किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, मैंने तो नहीं कहा जनाब अली के मुन्नी बदनाम हुई। मैं आज भी बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम शहादत के साथ लेता हूं। जुल्फकार अली भुट्टो सबसे पहले मेरे पास आया पॉलिटेक्निक में 7 नवंबर 1968 को।
सबसे पहले मैंने उसका इस्तकबाल किया। ये तो सारे मालशी इकट्ठे हो गए बातें करते हैं। मैं इनको कह रहा हूं, मैं हल पे कहता हूं कि आसिफ जरदारी को मैंने कहा कि आसफा बेटी को आगे लाओ, एक दिन तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। ये भी बात मेरी कौम रिकॉर्ड कर ले, मुझे तो आता नहीं है इंटरनेट सेट से, लोग मुझे भेज दे कि देखो शेख साहब ये है, अगर ये हमारा मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर होगा मैं तो फिर हिजरत करूंगा पाकिस्तान से, अगर जिंदा हुआ तो। अच्छा शेख साहब, ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं चाह रही थी इस्तीफों पे बात जरा कंप्लीट करें। और इस्तीफों की ख्वाहिश तो वो इस्तीफे और शहादत की ख्वाहिश तो वो एक और साहब भी लेकर आए थे ना, जो कनाडा चले गए, ताहिरुल कारी साहब। मैं ये नहीं कह रही उनके ऊपर आप तबसरा करें, लेकिन क्या उनके जाने से कुछ मायूसी हुई है? क्योंकि जो बातें उन्होंने आपसे की और जो अहदो पैमा इमरान खान से किए, क्या हुआ उनका? देखिए जी, कौम को तो मायूसी हुई है उनसे, आपको? मुझे भी हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई। मैं हौसले वाला आदमी हूँ, देखें मैं हौसले वाला आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुबह का भूला शाम को वापस भी आ सकता है, हो सकता है फिर ताहिरुल कादरी यहाँ डी चौक में आ जाए। जब कौम का दबाव हो और कौम के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का फैसला ये काबिल कबूल ना हो, तो वो ज़हीन आदमी है, समझदार आदमी है, वो कहे कि भी मैं साथ हूँ। ज़हीन और समझदार हैं कि इसीलिए वापस चले गए? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे फिर? ये आप उनसे पूछें, मैं उनकी अच्छा, कल को अगर इमरान खान साहब इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो फिर आप ये कहेंगे ये उनसे पूछें, ये उनका मामला है, उनकी सियासत। इमरान खान साहब मैं उनके राब्ते में हूँ या वो मेरे राब्ते में, मुझे यहाँ के मामलात मालूम है। उनके मामलात मैंने 2 तकरीरें की हैं वहाँ पे, ठीक है, एक यौम शुहदा पे की है, एक यहाँ पे की है, 2 तकरीरें की हैं। मैं देखिए जी क्या ही सकता हूँ, सारा मलबा मुझ पे गिरा देते हैं। अब इसका भी कह दें कि मैंने उनको यहाँ से भिजवाया। तो आपको आदमी की पहचान नहीं है क्या? आप खड़े तो देखें जैसे इमरान खान के साथ हैं, वैसे आप कादरी साहब के साथ भी खड़े थे। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं आप, 8 बार वजीर रह चुके हैं। देखिए मेरा काम दोनों को मिले, ये पहले हुए थे लंदन में, ठीक है, दोनों उस मुलाकात में मैं नहीं था। ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद तय ये हुआ था कि हम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करेंगे, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने खान साहब से पूछना मुनासिब नहीं समझा। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि ये दोनों एक दिन निकलें, करीब करीब रहें, और उसका फायदा हुआ जो जवेद हाशमी साहब कहते हैं कि मैंने ट्रक के पीछे लगा दिया, ताहिरुल कादरी साहब के हाशमी साहब कहते हैं अगर इमरान खान उस दिन अवामी तहरीक के ट्रक के पीछे न लगते तो यहां तो बेचारे ऐसे लोग नहीं थे लड़ाई वाले। देखे ना, मैं तो सुबह के वक्त निकला, वो भी इमरान खान साहब ने मुझे, हम सब लोगों को कहा हम ट्रिप 1122 पे सुबह 5-6 बजे गए, हाँ जी, और वो भी लोगों ने ऐसा कह दिया कि शायद हम, क्योंकि अंदर इतनी सफोकेशन थी कि उन्होंने कहा जी बंदे कम करो। तो कादरी साहब के जाने से मायूसी हुई आपको कुछ उम्मीदें ज्यादा थी उनसे, पहचान नहीं सके फिर आप? नहीं, देखें जो आदमी खाड़े में होता है ना उसको बेहतर पता है। ताहिरुल कादरी को पता होगा कि उसके मसाइल क्या हैं। देखें ना, एक खाड़े के अंदर जो आदमी लड़ रहा है, कोई रोज का धरना देना भी मामूली काम नहीं है, काफी बड़ा। लेकिन धरना कहते हैं उन्होंने ही दिया, इस्तेकामत पसंदी के साथ, उन्हीं के लोग बैठे। देखिए स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं सियासी जंग में भी। देखिए ना, अगर मुसलसल यहाँ बैठे रहने से कहीं बेहतर नहीं हुआ। उन्होंने खुद भी फिर फॉलो किया, वो लाहौर गए, वो फैसलाबाद गए, अच्छी बात, बाहर निकले। सो तहरीक फैलनी चाहिए। अच्छा, देखे ना, डी चौक में एक अकेली तहरीक, ऐसे नहीं कहना चाहिए ना जो वापस आए। आप उस दिन साथ ही खड़े हुए थे ना, जब आप कहते फिर मजाक में कह दिया कि जो वापस आए उसे भी शहीद कर। उसका मतलब ये नहीं था ताहिरुल कादरी साहब का। अब लोगों ने देखे ना, ये लाइव मीडिया का यही मसला होता है कि जब एक दफा आदमी कह देता है उसको वापस नहीं ले सकता। मैंने वो 2 जुमले फैसलाबाद में कहे, एक कहे गो नवाज गो और दूसरा कहा कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। जिधर मैं जाता हूँ ये बाबा दुबई दागी निकला, दुबई लेट गया, उसने कहा जी मेरे तो दांत गिरे हुए हैं। अच्छा, मसला ये था। मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद इस पे मजीद। दुबई ने कहा कसाई को खुदा के वास्ते जिस तरह कह दे अभी खाल का झगड़ा ना पैदा हो जाए। ठीक, मैं ब्रेक ले लूं। शेख साहब, 30 नवंबर की इमरान खान ने कॉल दी है, क्या ये चिराग का आखिरी शोला है, साबित हो सकता है? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा शेख साहब, आज वो खबर देखी आपने, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी हद तक कमी कर दी है, आवाम को रिलीफ दे दिया है। तो अगर अब ये सूरत हाल होगी कि हुकूमत रिलीफ देगी तो आवाम में जो वो बेचैनी है वो तो फिर कम हो जाएगी। तो आप लोगों की सियासत का क्या होगा? जब तकलीफ ही नहीं होगी तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा फिर? देखें, पीछे से पेट्रोल की कीमतें कम हुई, ये तो 30 रुपए कम होनी चाहिए।
अभी भी ये ले रहे हैं। ये सारी गवर्नमेंट चली हमारे लोगों पे रही है, जो हम दूध पी रहे हैं, जो हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बिजली ले रहे हैं। एक्चुअली इनका मैकेनिज्म ही नहीं है कि अर्निंग के लिए नए सेक्टर्स कहां से लाए जाएं। ये सेक्टर लाए हैं नंदीपुर, 100 कितने अरब रुपया, और दोनों हुकूमतों को जेल में होना चाहिए, नवाज शरीफ की भी और जरदारी की भी। दोनों करप्ट हुकूमतें हैं। ये डेंगफॉन्ग कंपनी, मैं कह रहा हूं कोई मेरे चैलेंज में आ जाए, ये ब्लैक लिस्ट है इस पाकिस्तान में। जब 69 इंजन मंगाए इसी डेंगफॉन्ग कंपनी ने मंगाए, इसी डेंगफॉन्ग कंपनी ने, क्योंकि देखें टर्की और चीन और अब कतर में भी शुरू है, जहां से चोर कंपनियां हैं उनकी तरह। ये मेट्रो बस है जी, इतनी 30 फुट पे, 10 फुट की बस, 40 फुट, ये सीधी लाइन लगा दो यार, 38 बसें गुजारो, 50 अरब रुपया, 50 अरब रुपया पिंडी के। मेरा अस्पताल बंद है जी, 80% मेरा हॉस्पिटल तैयार है, मां और बच्चे का हॉस्पिटल, 80%। मैंने अपना शहर तबाह कर लिया, 2000 लोगों को मैंने वहां से शिफ्ट किया, हटाया, बिल्डोज किया अस्पताल के लिए। शेख रशीद एक्सप्रेसवे बेस्ट एक्सप्रेसवे है, 16 अरब रुपए की थी उस वक्त, अब 26 की हो गई होगी जी। दिल के मरीजों के लिए उन्होंने भी तो एक हॉस्पिटल बनाया, क्या वो नजर नहीं आ रहा? थोड़ी तो तारीफ कर दिया करें। हनीफ अब्बासी साहब ने जो हॉस्पिटल बनाया, देखिए अगर किसी ने अच्छा काम किया हो ना तो अच्छी बात है। तो पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई है, किराए कम होंगे, आटा घी चावल दाल के 2 एफडीन के कोटे भी तो लिए हैं ना। वो सारा मंशियात का अस्पताल बनना चाहिए यहाँ पे। सबसे बड़ी जरूरत पिंडी में मंशियात के अस्पताल की है। जब मेंबर 2-2 शिपमेंटें लें 500-500 केजी एफडीन के, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मंशियात का हॉस्पिटल होना चाहिए। और जो बातें हम करने जा रहे हैं इस सारे सिस्टम में मसला ये है कि ये लोग इंतकाम की सियासत करते हैं। नवाज शरीफ साहब की बुनियाद ये है कि बंदे को खरीदो, अगर नहीं खरीदा जा रहा उसका फिर सत्यानाश कर दो। अच्छा शेख साहब, मैं रिलीफ की बात करी थी, एक आम आदमी स्पेशली गरीब आदमी की अगर बात करें, उसको इन चीजों की फिक्र है? वैसे नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, उनके 200 अरब रुपए बाहर पड़ेंगे, इस बात की फिक्र है कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, उसकी जेब के अंदर कितने पैसे हैं? देखिए गरीब आम आदमी को तो बड़ी फिक्र है, पढ़े लिखे आदमी को फिक्र नहीं है, इनके भी पैसे बाहर हैं, उन्हें भी अपने की है ना। हाँ देखें 200 अरब रुपया जब कहता है ना तो उनके दिल पे हौल पड़ता है कि यार हमारे पास तो 2 लाख नहीं है, कब्र के पैसे नहीं है, कब्र के 15,000 रुपए की कब्र है, 9,800 रुपए की कब्र है, और कफन लगा लो, अगर खत्म दो तो 25,000 रुपए का मुर्दा पाकिस्तान में। फिर लोग कहते हैं शेख रशीद मुर्दों की बात करता है। बाबा ये तो मर ही नहीं रहे, इनकी लीडरशिप कह रहे हैं जिंदा है। ये सब मिल गए हैं, ये दोनों इंटरनेशनल ब्रांड के जो सियासी मामलात के पंजाबी में कहते हैं बांतोड़ करने वाले, ये दोनों पॉलिटिकल फोर्सेस खौफजदा हैं आज इमरान खान से, कि ये ना हो कि लोग वन वे एक दफा मौका दे दें इमरान खान को, बाद में जो हो वो देखा जाए। आप कहते हैं ना आवाम को निकलना पड़ेगा अपने लिए, और देखें ये बात सच भी है, हकीकत यही है कि जब तक उसी तहरीक को कामयाबी मिलती है, जोर पकड़ती है, जब ये किसान, हारी मजदूर, गरीब तबका खड़ा होता है। क्या आपने इस तहरीक के जरिए आवाम में वो बेदारी पैदा कर चुके हैं आप लोग? मैं दयानतदारी से समझता हूं कि मैं बीमार हूं, 4-5 दिन नहीं गया, हर आदमी, हालांकि मैं तकरीर नहीं करता, मैं बैठा वहां सिगार, एक वहां कुर्सी खान साहब ने मेरी अलहदा लगाई हुई है, मैं कोई तकरीर का इतना शौक भी नहीं रखता। मेरा अब मैंने प्रोग्राम हाफ कर दिए अपने जी, मैंने टीवी शो ऑफ कर दिए। मैं समझता हूं दिस इज द बेस्ट वे, अपनी अपनी सोच का अंदाज है। मैं जो प्रोग्राम करता हूं उसको करोड़ों लोग देखते हैं, और मैं ऐसी किसी की मुताजिगी में करूं और ऐसी बात करूं कि अंडर इन्फ्लुएंस करूं, क्योंकि मैं भी वही बात करना चाहता हूं। मैं किसी के कहने पे तकरीर नहीं कर सकता। मैं ईमान की हद तक समझता हूं कि मौजूदा 16-17 महीने नवाज शरीफ की जिंदगी के सबसे नाकाम, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तबकात कहां हैं जो बाहर वो तबकात इस काबिल ही नहीं रहे कि बाहर निकल सके। जिस्म फरोश कर रहे हैं लोग, गुर्दे फरोश कर रहे हैं लोग वो चीज फरोश कर रहे हैं जो कौमी गैरत का तकाजा है। कहां जाएं अपने बच्चों को लेके? कल पिंडी में आप देखें, पिंडी जैसे शहर में देखें ना, कल परसों मुहर्रम है, दुआ करें। मेरे जैसा आदमी जो मुफ्ती इमानुल्लाह जहां बाग कुएं और हकानी साहब मेरी लाल वैली के सामने, मैं समझता हूं यार मेरा शहर जल गया। मैंने 60 तालीमी इदारे बनाए, किस लिए बनाए? मैं समझता हूं कि यार मेरे शहर में शिया सुन्नी में आग लगा दी। हमारे शहर में न शिया ऐसे थे न सुन्नी ऐसे थे, लग गई आग, अब मैं नहीं बुझा सकता। और वो बुझवा भी उन लोगों से रहे हैं जो ताकत से नहीं बुझ सकती है आगे, ये सुलह और सफाई से बुझ सकती हैं। हकदार मिले, जालिम अदालतों में जाएं, जिस फिरके का जो जुल्म का वो जेल में जाए,
फिर तो कोई बात बन आप सकती। अवाम की आवाज तो है ना, कहा यह जाता है और अवाम भी ये समझती है, लेकिन आवाज, आपकी आवाज पे अवाम बाहर नहीं निकलती। आपने पहिया जाम की बात की है जी, आपने पहिया जाम की बात की, क्या हो जाएगा ये पहिया जाम सिविल नाफरमानी की तरह होगा जैसे वो? देखिए, सिविल नाफरमानी इमरान खान ने अपने तौर पर मेरा ख्याल जरा अर्ली स्टेज थी। अल्टीमेटली ये मसला नहीं चल सकता। ये महीने 2 महीने के बाद पहिया मुहर्रम गुजर जाए, 30 नवंबर उन्होंने कहा है, उनको कॉल देनी है, पहिया जाम की देनी है, सत्यागरी की देनी है, घेराव की देनी है, एक एक शहर में देनी है, एक एक चौक में देनी है, नहीं छोड़ना जब तक हम। अच्छा, 30 नवंबर की कॉल दे दी है, उन्होंने कहा मदर ऑफ एहतजाज होगा। इमरान खान का कहना है ये 30 नवंबर को। आपके ख्याल में 30 नवंबर के बाद क्या होगा? क्या होगा? ये जो चिराग बुझ रहा है आखिरी शोला होगा उसके लिए? ये आपकी 30 नवंबर कोई चिराग नहीं बुझ रहा। कोई जिंदगी मौत की लड़ाई नहीं, सियासी सोचों की लड़ाई है, फिक्री सोचों की लड़ाई है। अगर लोग चोरों के साथ रहना चाहते हैं, बड़े शौक से रहें, फिर उनके बच्चों का भी जो हालत होगे वो मंशियात फरोश होंगे। अगर उन्होंने फिक्री और अजमत और गैरत और प्रिंसिपली जिंदा रहना है, उनको बाहर निकलना होगा। ये मामूली बात नहीं है। मेरे जैसा आदमी, आज देखें, मैं बुखार में आपके पास हूं, कि 80 दिन में मैं, इमरान खान तो फिजिकल फिट है, मैं तो फिट नहीं हूं, मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता कई सालों से, जब से मुझ पे हमले हुए। वो तो खड़ा हो सकता है इतनी देर, लेकिन आप देखें दुनिया में एक आदमी 80 दिन के लिए खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप समझते हैं नहीं, इस सवाल यही ना, 30 नवंबर की जंग पे कौन जीतेगा? जो ये फिक्री जंग है, जो भाई 30 नवंबर कोई नौजुबिल्लाह को क़यामत का आखिरी दिन नहीं है, लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, सियासी तूफान आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, उसके हवाले से मदर ऑफ ऑल एहतजाज कह रहे हैं। ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसे ही करनी चाहिए। सहलेगी नून लीग की गवर्नमेंट इस झटके को भी? मुझे नहीं मालूम कितने झटके वो सहेगी। झटका तो मैं समझता हूं वो खुद अपने लिए बहुत बड़ा झटका और धरना है। नवाज शरीफ साहब वजीरों को देख रहे हैं जी, वजीर वो अपनी कारकर्दगी देखो। नवाज शरीफ साहब, आपकी कारकर्दगी क्या है? आपको रिप्लेस करना चाहिए। इन वजीरों का क्या है कि पोलियो फैल गया, उस औरत को, तारड़ को फलां कर दिया, दवाइयों के मसलों में इतनी महंगाई हो गई। यहां इस माशरे में जब ऊपर वाला ठीक होगा ना, निचली सारी टीम ठीक हो। अगर वजीर आजम को यह नहीं पता कि 70 अरब रुपया इनके बिलों में किसने डाला है, आज वो पूछता है, वो धरने से ये बात गई है। ये शेख रशीद और इमरान खान ने बात निकाली है, किसी ने नहीं निकाली। गो नवाज गो क्यों कहा? क्या हो रहा है गडानी के? उन्होंने चीन ने कहा हम नहीं करते, कोयला का, कोयलों में करप्शन है। क्या हो रहा है नंदीपुर में? करप्शन है। क्या हो रहा है कासम पोर्ट में? करप्शन है। रावला कोर्ट से जो ट्रांसमिशन लाइन आई है, करप्शन है। जो तरबेला 4 का मसला है, ये वापडा का, उसमें करप्शन है। ये सब करप्शन नवाज शरीफ के मौजूदगी में हो रही हैं और उसमें वो सब लोग मुलव्वस हैं। वजीरों को कौन पूछता है जी? तो कहते हैं अवाम की खिदमत हो रही है, थोड़ा और टाइम मीठा मीठा हाथ, जहां माल आता है वहां बेटा साथ रखते हैं, वजीर नहीं रखते। जहां माल की गर्दिश है, अंडर दी टेबल पेमेंट है, वहां बेटे साथ हैं। जी, वहां मंशा साथ है, वहां कोई वजीर साथ नहीं है। जब ऊपर पता लग रहा हो कि मलाई ये उतार रहे हैं, तो नीचे थोड़ा सा 1-2 दूध का, सादे का भी कोई पी ले तो फिर पी लेते हैं। आपने कहा था अगर दिसंबर तक नवाज शरीफ रह गए तो फिर रह जाएंगे, क्या ख्याल है दिसंबर तक रह जाएंगे? और देखो जी, सारे लोग, मैंने कहा कि ये साल भारी है दिसंबर तक, मैंने बहुत पहले ये बातें कही हैं। मौसम हो जाते हैं, इस महीना 15 दिन आगे पीछे हो जाता है। मुझे आप कौम पॉमिस ना समझे, मुझे सियासी वर्कर समझे। मैं एतराफ करता हूं, मुझे मालूम नहीं था कि गो नवाज गो का और ये ईद कुर्बानी से पहले कुर्बानी, 2 बातें मैंने की। इमरान खान भी मुझे ताना देते हैं कि यार तूने ऐसी बात की। बाबा, कोई कौम को जिंदा रहने का तो जज्बा दो, कौम को जिंदा रहने की उम्मीद दो, कौम को उम्मीद दो कि ये गो नवाज गो होगा, तब्दीली होगी आपके लिए। हौसला ना हार जाए कौम। ये लीडर हैं, ये आप लीडर हैं कि ये वजारतों को देख रहे हैं। जिस मुल्क के वजीर आजम को यही नहीं पता कि मेरे नीचे 70 अरब रुपया बिजली के बिलों में चला गया है, वो भी कोई वजीर आजम। वैसे जब आप हवाओं में बातें करेंगे तो फिर अवाम कैसे आपकी बात मानेगी? मेरे पास तो फिर बात हवाई है। मैं देखा है, मेरे पास तो, मैं अगर ये कहूं तो मैं कौम को बता सकता हूं कि असल कामयाबी और नाकामी, नाअहली और नालायकी जी, जब वो गए ना काबा में, सारे बुतों की गर्दनें उतारने के बाद बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ा छोड़ दिया गया। किसी ने कहा हजरत आपने सारे छोटे छोटे बुतों की गर्दनें उतार दी और कुल्हाड़ा बड़े बुत में काबा के अंदर डाल दिया। उसने कहा ये देख रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए कौम को बता रहे हैं, सारी उम्मत को बता रहे हैं
कि ये बड़े बुत की मौजूदगी में सारे छोटे छोटे बुत बेईमानी में मुलव्वस। आप किसी बात पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, टाइम भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शेख पता ही रशीद नहीं अहमद लगा। साहब, वाकई बिल्कुल पता नहीं लगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, चले मान लिया, लेकिन क्या सियासत के भेजे में दिमाग होता है? और अगर होता है तो क्या हमारे यहाँ की सियासत से ऐसा लगता है? सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।